गुड मॉर्निंग कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जोरों के साथ पढ़ रहे होंगे, बड़े मेहनत कर रहे होंगे आप, और बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं हो रहे होंगे। कारण यह है बेटा कि जैसे जैसे क्रैश कोर्स आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा। और तुम यदि अभी भी सोच रहे हो तुम कि मैं टॉपिक वाइज सैटरडे को टेस्ट लूं, ऐसा करूं वैसा करूं, तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि तुमको हम तैयार कर रहे हैं मेन एग्जाम के लिए। तो अपने आप को हर दिन ये सोचिए कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स मेन एग्जाम की तरफ आप पहुंच रहे हो बेटा, ठीक है ना। इतना आसान यदि होता ना मेडिकल में पहुंचना कि बगैर पढ़े बगैर मेहनत किए सब लोग डॉक्टर बन जाते, तो हर दूसरा आदमी डॉक्टर दिखता आपको। प्लीज इस बात को समझ लीजिए कि ये लास्ट चांस है, इसमें जमकर मेहनत करना है। इस समय जो मेहनत नहीं करेगा वो दिक्कत वाला काम है बेटा, ठीक है ना। इसलिए प्लीज जैसा बायोमेंटस की कमांडो ट्रेनिंग में क्रैश कोर्स में कहा जा रहा है उसको फॉलो कीजिए आप, ठीक है। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर के कुछ हिस्से हम ऑलरेडी पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पार्ट में देख चुके हैं, जैसे मसल्स के बारे में देख चुके हैं हम देख चुके हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, जो है न्यूरॉन्स के बारे में देख चुके हैं हम, ठीक है ना। ब्लड के बारे में देख चुके हैं हम, ठीक है। तो लेकिन अभी यहां पर इस चैप्टर को हम जो है वो उन्हीं इंफॉर्मेशन को दोबारा रिक्रिएट करके दोबारा हम इकट्ठा करके चैप्टर कंप्लीट करेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है बेटा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और दोनों पार्ट के बीच में एक डिफरेंस है, लगातार लाइन से नहीं आएगा, ठीक है। यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का ये पार्ट 1 है। इसमें मैं सिर्फ एनिमल टिश्यूज की बात करूंगा कि एपिथेलियल टिश्यू किस तरह के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू किस तरह के होते हैं, मस्कुलर टिश्यू किस तरह के होते हैं, न्यूरल टिश्यू किस तरह के होते हैं। 100% एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे, क्लियर। दूसरा सेकंड पार्ट जो है वो बाद में आएगा, किस तारीख को आएगा वो देखना पड़ेगा मुझे कि डेट क्या है इसका। मुझे लगता है इसका जो डेट है नेक्स्ट सेकंड पार्ट का जो डेट है वो है 3 जून। क्यों 3 जून, इतना बाद में क्यों आएगा सर? क्योंकि बेटा उसमें हम पढ़ेंगे कॉकरोच, उसमें पढ़ेंगे हम थोड़ा सा ब्रीफ फीचर अर्थवॉर्म के पढ़ेंगे, ब्रीफ फीचर कॉकरोच के पढ़ेंगे, तो वो इंफॉर्मेटिव याद रखने वाला है, ठीक है ना। तो तब तक हमारा मोस्ट ऑफ दी पूरा हो, अदरवाइज अभी पढ़ने पर वो भूल भी जाएंगे हम, ठीक है। तो क्योंकि कॉकरोच के कुछ फीचर्स हैं, अर्थवॉर्म के कुछ फीचर्स हैं। आप बोलोगे अर्थवॉर्म तो सिलेबस में नहीं दे रखा एनटीए नीट ने, लेकिन बेटा अर्थवॉर्म पे क्वेश्चन आया हुआ है एनटीए नीट में, इसलिए हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको कुछ भी छोड़ना नहीं हमें। 360 आउट ऑफ 360 के लिए कोशिश कर रहे हैं हम थ्रू क्रैश कोर्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो बेटा मेहनत करेंगे हम, ठीक है। बिल्कुल बचने की कोशिश मत कीजिए, लड़ने की कोशिश कीजिए, संघर्ष कीजिए जीतने के लिए। चलो तो आप मोटिवेशनल सेशन खत्म, लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। मोटिवेशनल सेशन नहीं है, अंदर की आत्मा को जगाओगे नहीं ना, अंदर के तार नहीं हिलाओगे तो एग्जाम कैसे निकालोगे बताओ, ठीक है। तुम यदि अब भी सो रहे हो, अब भी तुम आराम चाहते हो, तो भैया तुमसे ना हो पाएगा, फिर दुनिया यही बोलेगी तुमसे आके। इसलिए मैं कहता जाग जाओ, तुम्हारे अंदर भी उतनी कैपेबिलिटी इतने दूसरे में, तुम फोड़ के आओगे एग्जाम में बेटा, मुझे मालूम है, मुझे अपने बच्चों पर पूरा यकीन है, इसलिए मेहनत करो, ठीक है। चलिए तो देखो, जब हम जो है वो एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं तो हम देखते हैं 4 तरह के टिश्यू होते हैं, यानी हम चाहे कोई एनिमल हो, कोई एनिमल हो, एनिमल्स की बॉडी में आपको 4 तरह के ही टिश्यू देखने मिलेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब एक बात मजे की है कि एपिथेलियम टिश्यू इज अ लेयर दैट कवर्स के, हम मानकर चलते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू जो है एक कवरिंग के समान है, और कोई भी कवर होगा, मान लो मैं कहता हूं आपसे कि ये एक ऑर्गन है मान लो ये, और ये एक कवर है, ये कवर ने इसको कैसे कवर कर लिया, इसने इमेजिन करते हैं कवर ने कवर कर लिया कवर, ठीक है। अब गौर से देखो तुम, हमेशा कोई भी कवरिंग होती है ना, तो कवरिंग का एक हिस्सा अंदर तरफ होगा और एक बाहर एक्सपोज होगा, तभी तो कवर है वो। एक बाहर एक्सपोज होगा तभी तो वो कवर है, तभी तो वो कवर है ना बेटा, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू की खास बात क्या होती है कि उसका एक सरफेस हमेशा फ्री होगा, उसका एक सरफेस हमेशा फ्री होगा, ये एपिथेलियल टिश्यू की खास बात होती है। आपको बता दूं, मैं बॉम्बे की लाइफ स्टाइल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा ये, जैसे आप देखोगे मेरा ऑफिस बैग है, दिस इज माई ऑफिस बैग, ये मेरा ऑफिस बैग है, ठीक है। इस ऑफिस बैग को ऑफिस से आने के बाद इस कवर में डालकर रखना होता है, ये कवर है, कवर में डालकर रखना होता है। क्यों? दिखाता हूं आपको मेरा ऑफिस बैग, ठीक है। ये मेरा ऑफिस बैग है, ठीक है, ठीक। मैं इसका ऐड नहीं, प्रचार प्रसार नहीं बता रहा, कवर, क्योंकि यहाँ पे फंगस का प्रॉब्लम है, हमें मॉइस्चर है बॉम्बे के अंदर के। यदि आप लेदर या लेदर का कोई आइटम आप यदि खुला रखेंगे आप इस तरह का, ठीक है, तो उस मॉइस्चर जो है वो लग जाया करता है, ठीक है, समझ लीजिए। तो मतलब जैसे इसमें कवर डाला है, मैंने कवर बना के दिखाया। हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन में आउटर हमारे ऑर्गन की देखो स्किन है,
इपिथेलियम, हमारी जितनी डक्ट है वहां इपिथेलियम, मतलब जहां जहां भी कवर करना होगा तो कवरिंग का हमेशा एक हिस्सा अंदर होगा और एक बाहर एक्सपोज होगा, चाहे वो सिक्रीशन की तरफ एक्सपोज हो, चाहे वो बाहर के हमारे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो। क्लियर? कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही बोलता है, तो एक तो इपिथेलियम में इपिथेलियम मतलब इपी मतलब ऊपर, थीलियम मतलब कवर, फिर कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करने वाला, ठीक, बॉडी के अलग अलग पार्ट को। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स इज ए कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट कर रहा है। और मस्कुलर तो हम जानते ही है, मसल्स, नर्वस भी हम जानते हैं, ठीक है। 4 तरह के टिश्यू होते हैं। अब एक फ्लो चार्ट, हालांकि एनसीईआरटी में ये फ्लो चार्ट नहीं है, पर एक कई बार अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा जरूरी होता है कि थोड़ा सा दिमाग में हम हमारे एक प्रकार से एक जो है वो समझ लीजिए कि एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जरूरी होता है। तो मैंने आपसे कहा कि जो आपका जो नर्वस टिश्यू है वो तो एक ही तरह के होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कनेक्टिव टिश्यू जो है उनको हम कुछ हिस्सों में बांटते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के। ब्लड और लिम्फ जो होते हैं वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, बोन और कार्टिलेज, बोनी स्केलेटल बनाते हैं, कार्टिलेज जोड़ते हैं, हेल्प करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होते हैं, एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एपिथेलियम के भी कई टाइप होते हैं, सिंपल एपिथेलियम, कॉम्पाउंड एपिथेलियम। मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो रेखित मांसपेशियां होती हैं, आरेखित मांसपेशियां होती है और कार्डियक मसल होती हैं। स्ट्रेट मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल होती हैं, पढ़ा है ऑलरेडी हमने, ठीक है। चलिए अब 1 बाई 1 हम पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी के पॉइंट को हम समझते हुए चलते हैं बेटा। और ये जो की नोट्स है ना, मैं बार बार आपसे कहता हूं, प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि आपको की नोट कम से कम 3 टाइम्स लगा पढ़ने, 3 बार, कम से कम 3 बार की नोट्स को रिवाइज करेंगे पॉइंट वाइज, ठीक है। कम से कम 3 बार की नोट्स को रिवाइज करेंगे और बिल्कुल की नोट्स का एक पूरा फाइल बनाकर रख लीजिए बेटा, ठीक है। यानी की नोट्स का पूरा प्रॉपर एक फाइल बनाकर रख लीजिए। जैसे देखो मेरे पास भी होता है ऐसा पूरा फाइल, ठीक है ना। तो ये से देखो की नोट्स है ना, ठीक है। की नोट देखिए आप, है ना, की नोट बाकायदा फाइल बनाकर रख लीजिए पूरा, ठीक है ना, है ना। तो ये की बहुत, तो जब आप लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे तो आपको ये कीनोट्स पढ़ते पढ़ते इसको हाईलाइट कीजिए, यहीं पे कुछ लिखिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सारे डायग्राम आपको एक जगह पर मिल जाएंगे आपको, तो बार बार आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा आपको, और पढ़ने में आसानी होती है, याद रखने में आसानी होती है। चलिए ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें सारे के सारे फंक्शन एक सेल में होते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर देखने नहीं मिलेगा, एक ही सेल के अंदर सारे के सारे फंक्शन होते हैं। लेकिन जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनमें जो है कई सारी सेल्स होंगी और वो सेल्स अपने अपने काम बांट लेंगी। उस काम बांटने से क्या होता है? इफिशिएंसी बढ़ जाती है, उससे और बेहतर प्रकार से काम हो पाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने मिलता है, और डिवीजन ऑफ लेबर देखने मिलता है, और इसके लिए सेल्स के ग्रुप बनते हैं, गुच्छे बनते हैं, ग्रुप बनते हैं, और वो ग्रुप पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करते हैं। कुछ बोलते हैं कि भैया हम कॉन्ट्रैक्शन का काम संभाल रहे हैं, कुछ बोलते हैं हम कम्युनिकेशन का काम संभाल रहे हैं, कुछ बोलते हैं कि हम जो है सब जगह न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करेंगे, कुछ बोलते हैं हम सुरक्षा कर लेंगे बाहर से। तो बट गए, काम बांट लिए गए, मतलब टिश्यू इवॉल्व करते हैं। और पहली बार एनिमल किंगडम में टिश्यू इवॉल्व होते हैं सिलेंटेटा में। याद है टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहां होता है? सिलेंटेटा के अंदर होता है। क्लियर? एकदम क्लियर, कोई शक नहीं। पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर देखने नहीं मिलेगा आपको, यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर देखने मिलेगा आपको। यहां पर वहां पर भी सेल्स कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली टिश्यू का फॉर्मेशन कहां होता है? वो सिलेंटेटा में होता है। एक्चुअली टिश्यू का फॉर्मेशन कहां होता है? सिलेंटेटा में होता है। क्लियर? चलिए, टिश्यू क्या होता है? इट्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सिमिलर इन ओरिजिन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, टिश्यू की सेल्स को सिमिलर ओरिजिन का होना बहुत जरूरी है। टिश्यू की डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट फीचर है ये। और टिश्यू में जो सेल्स होती हैं आपस में जुड़ी होती है, गुच्छा बनाती है, ग्रुप बनाती है, और ग्रुप बनाने के लिए सेल्स को जोड़ना पड़ेगा। मतलब देयर इज ए नीड ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये कम मात्रा में हो सकता है, अधिक मात्रा में हो सकता है, बट देयर इज ए नीड ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। और टिश्यू की जब सभी सेल्स जो है वो क्यों बनी है? डिवीजन ऑफ लेबर के चलते बनी है, अपना काम बांट लिया इसलिए वो पर्टिकुलर फंक्शन को करती हैं, ठीक है, याद रखना।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि टिश्यू की सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन की होती हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस देखने मिलते हैं और ये स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। सभी कॉम्प्लेक्स एनिमल में 4 प्रकार के बेसिक टिश्यू देखने मिलेंगे आपको, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। टिश्यूज के मिलने पर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के मिलने पर ऑर्गन सिस्टम बनता है। याद करो सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहां था, पोरीफेरा में था, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा में था, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था प्लेटीहेल्मिन्थस में ऑर्गन बनते हैं, निमेटेहेल्मिन्थस से ऑर्गन सिस्टम भी बनता है, याद है आपको, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थस में हमने लिखा था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, निमेटेहेल्मिन्थस में ऑर्गन सिस्टम, याद है, एनसीईआरटी के चार्ट को दिखा था हमने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले बात करते हैं इपिथेलियल टिश्यू की, बात करते हैं इपिथेलियम की, बात करते हैं कि इपिथेलियम में याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट हैज ए फ्री सरफेस। मैंने बताया ना कोई भी कवर होगा तो उसका एक हिस्सा बाहर तरफ होगा, उसमें हमेशा आपको एक फ्री सरफेस मिलेगा। ये फ्री सरफेस बॉडी फ्लूइड की तरफ होगा, जैसे हमारी इपिथेलियम में होता है, गट इपिथेलियम में होता है, इंटेस्टाइन की इपिथेलियम में होता है, हमारी कैपिलरी की इपिथेलियम में होता है, बॉडी फ्लूइड की तरफ होगा, या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट में होगा, स्किन आउटसाइड इन्वायरमेंट में, ठीक है। ये एक तरीके से कवरिंग को बनाएगा, लाइनिंग को बनाएगा, इसलिए इपी वर्ड यूज करते हैं, इपिथेलियम, एपिडर्मिस। तो इपी मतलब क्या था, ऊपर। इपी मतलब क्या होता है बेटा, इस वर्ड का मतलब, इपी मतलब होता है ऊपर, अपर, ठीक है। यहां पर चूंकि कवरिंग होगी तो कवरिंग तो सुरक्षा के लिए होती है, और सुरक्षा जहां भी करनी पड़ेगी तो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल होती है। इनमें बहुत कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स देखने मिलेगा आपको, और बेसिकली 2 प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू देखने मिलते हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल होगी वो सिंपल एपिथेलियम, जिसमें मल्टीपल लेयर, 2 या 2 से अधिक लेयर होगी वो कंपाउंड एपिथेलियम है। क्लियर, कोई शक नहीं होना चाहिए इस पे, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल एपिथेलियम एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है, ठीक है। ये कहां होती है बेटा, लाइनिंग ऑफ आवर बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड ट्यूब। चाहे ट्रेकिया की बात करो आप, ठीक है, चाहे आर्टरी की, किसी की बात करो, ठीक है, जो जहां भी डक्ट और ट्यूब प्रेजेंट, जहां भी डक्ट और ट्यूब प्रेजेंट है वहां पर आपको सिंपल एपिथेलियम देखने मिलेगी, चाहे कोई डक्ट हो, चाहे कोई ट्यूब हो, चाहे कोई बॉडी कैविटी हो, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम आप में 2 या 2 से अधिक लेयर होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये घिस सकती है, ये बाहर के वातावरण के संपर्क में घिस सकती है, डैमेज हो सकती है, इसलिए होता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन होती है, और स्किन में ऐसा देखने मिलता है। तो स्किन में क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियम होती है। तो कंपाउंड एपिथेलियम कहां देखने मिलता है, स्किन में देखने मिलता है आपको। स्किन इज द एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव फंक्शन करती है, ठीक। आएगा आने वाला, ठीक है, ये बेटा एग्जाम में आने वाली इमेजेस में से इंपॉर्टेंट इमेजेस के मैच करने को आ सकती है, मैच दी कॉलम में आपको आ सकती है, ठीक है। देखो बेटा, नंबर 1 ये स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है। आपको कहा कैपिलरी में देखने मिलती है, ब्लड कैपिलरी में देखने मिलती है आपको, एल्विलाई में देखने मिलती है आपको, ठीक है। तो स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है। और जनरली ये बेसिकली क्या होती है, ये जो है वो डिफ्यूजन सरफेस के रूप में काम कर सकती है। दिस कैन एक्ट एज ए डिफ्यूजन सरफेस। देन ये हम देख रहे हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम में क्यूब के समान सेल दिखाई पड़ रही है आपको। फिर आप क्या देख रहे हो, आपको दिखाई पड़ रहा है कॉलमनर एपिथेलियम दिखाई पड़ रहा है, कॉलमनर एपिथेलियम है ये, ठीक है, टॉल सेल दिखाई पड़ रही है। और कई बार कॉलमनर सेल में क्या दिखाई पड़ रहे हैं, सीलिया दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि आपके जो है वो बेसिकली फ्लूइड के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सीलिया दिखाई पड़ रहे हैं जो फ्लूइड के मूवमेंट में, से ट्रेकिया की बात करें हम, ठीक है, तो जैसे हम फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो सीलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं ना, दिस इज द सीलेटेड एपिथेलियम, यही तो है सीलेटेड एपिथेलियम, और क्या है, ठीक है। फिर आप देखो एपिथेलियम में आपको मिलेगा, कंपाउंड एपिथेलियम में 2 या 2 से अधिक लेयर आपको दिखाई पड़ रही है, देखिए मल्टी सेलेड सेल दिख रहे हैं आप। और एपिथेलियम में क्या होता है बेटा, ग्लैंड्स पाई जाती है। याद रखना कोई भी ग्लैंड जो है वो किससे, वो एपिथेलियम टिश्यू से ही बनी होती ग्लैंड के, वो यूनिसेल्ड ग्लैंड होगी या मल्टीसेल्ड ग्लैंड होगी। यूनिसेल्ड ग्लैंड का एग्जांपल क्या है, गोबलेट सेल्स, याद है कहां पढ़ा था हमने, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर पढ़ा था हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर देखा था गोबलेट सेल्स को। यूनिसेल्ड एपिथेलियम गट में देखने, इंटेस्टाइन में देखने मिलती है, और मल्टी सेलुलर एपिथेलियम भी देखने मिलती है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स भी देखने मिलती है हमको, ठीक है। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी का कोई भी एग्जांपल नहीं भूलना बेटा, दुनिया के सारे एग्जांपल भूल जाना चलेगा, पर एनसीईआरटी एग्जांपल मत भूलना बेटा, ठीक है ना। 90% क्वेश्चन जो है, 90-95% क्वेश्चन इन्हीं एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के आधार पर सिंपल एपिथेलियम जो है उसको 3 टाइप में बांटते हैं हम। टाइप का संख्या याद रखना, 3 टाइप,
स्क्वामस इपिथेलियम, क्यूबाइडल इपिथेलियम और कॉलमनर इपिथेलियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के स्क्वामस इपिथेलियम, क्यूबाइडल इपिथेलियम और कॉलमनर इपिथेलियम। स्क्वामस इपिथेलियम जो है वो मेड अप ऑफ थिन लेयर, पतली सिंगल परत के रूप में बनी होती है, फ्लैट सेल होती है, इररेगुलर बाउंड्रीज होती हैं उनकी, और ये कहां देखने मिलती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड एयर सेक ऑफ द लंग्स, मतलब एल्वियोलाई कहां देखने मिलती है आपको, ये एल्वियोलाई में एंड ब्लड वेसल्स में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के ये एग्जाम्पल भूलना नहीं है, ठीक है, और ये डिफ्यूजन बाउंड्री को बनाती है, डिफ्यूजन में हेल्प करती है, फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री, ठीक है, तभी ब्लड कैपिलरी से ब्लड डिफ्यूज करके एल्वियोलाई तक आता है, और कैपिलरी से जो है वो ऑक्सीजन CO2 डिफ्यूज करता है, और एल्वियोलाई से O2 डिफ्यूज करता है, तभी जो है वो गैसेस एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होता है, ठीक है ना। फिर क्यूबाइडल इपिथेलियम जो होती है वो भी सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल से बनी होती है, और ये कहां देखने मिलती है आपको, ये किडनी के नेफ्रॉन्स में देखने मिलती है आपको, ठीक है, ये डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ किडनी में देखने मिलती है। इसका संबंध सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है, याद रखिएगा। जैसे देखिए आपका पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, उसमें भी आपको क्यूबाइडल इपिथेलियम देखने मिलती है आपको, ठीक है। तो याद रखना बेटा, जो किडनी में जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो ट्यूबुलर पार्ट है, अब ये ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन में क्या होते हैं भाई, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, पीसीटी वाला पार्ट है, उसके बाद आपका लूप ऑफ हेनले है, फिर डीसीटी वाला पार्ट है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो किडनी के नेफ्रॉन में जो ट्यूबुलर पार्ट होते हैं उसके वो बने होते हैं बेसिकली, उसकी इपिथेलियम क्या होती है, क्यूबाइडल इपिथेलियम वहां देखने मिलती है हमको, ठीक है। इसके अलावा जो ग्लैंड्स की डक्ट होती है, चाहे वो पैंक्राइट डक्ट की बात करें हम, चाहे किसी डक्ट की बात करें, डक्ट क्यूबाइडल इपिथेलियम से बनी होती है, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही याद कर लो बेटा, ठीक है ना। देखो बेटा, है ना, यही याद कर लो, जो स्क्वामस इपिथेलियम थी मेनली वो डिफ्यूजिंग बाउंड्री को बना रही थी, क्यूबाइडल इपिथेलियम सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, किडनी के नेफ्रॉन्स में ट्यूबुलर पार्ट में देखने मिलती है, और डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में हमको देखने मिलती है, ठीक है, क्लियर। तो ये बात किया हमने, इसका बात किया हमने, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा, द इपिथेलियम ऑफ द पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इज किडनी हैज माइक्रोबाइल, मतलब देखो इसका मतलब क्यूबाइडल सिलेटेड इपिथेलियम है जिसमें क्यूबाइडल सेल होती है। क्या बोल रहा आपसे कि जो आपकी पीसीटी जो है, नेफ्रॉन का पीसीटी जो है किडनी में, नेफ्रॉन का जो पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पढ़ा हुआ ऑलरेडी हमने, वहां पर चूंकि वो 70 से 80% एब्जॉर्प्शन तो वहीं पर होता है, रीएब्जॉर्प्शन, तो वहां पर जो है आपको सिलेटेड माइक्रोवेलाई वाली इपिथेलियम सेल देखने मिलती है, नॉट सिलेटेड, माइक्रोवेलाई वाली अब क्यूबाइडल सेल आपको देखने मिलती है, ठीक है ना। मतलब सेल इस तरह की होगी वहां पे विथ माइक्रोवेलाई, है ना, ठीक है। माइक्रोवेलाई वाली हमको जो सेल देखने मिलती है जो सरफेस एरिया को बढ़ाती है। द कॉलमनर इपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ टॉल सिलेंड्रिकल सेल से बनती है, और न्यूक्लियाई इनके बेस में, कोई भी कॉलमनर सेल जो होती है उसमें न्यूक्लियाई उसके बेस में होता है ऐसे, ठीक है। फ्री सरफेस पर मिलेगी, देखने माइक्रोवेलाई देखने मिल सकते हैं इसमें हमको, ठीक है ना। और ये हमको स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में देखने मिलती है, ये सिक्रीशन में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो याद रखना बेटा, यानी फंक्शन हुई यानी कॉलमनर इपिथेलियम और क्यूबाइडल इपिथेलियम। क्यूबाइडल इपिथेलियम किडनी के नेफ्रॉन के टिब्यूल्स में प्रेजेंट थी, और डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में प्रेजेंट थी। यही याद कर लो, बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूं कि क्यूबाइडल इपिथेलियम ग्लैंड की डक्ट में देखने मिलती है, किडनी के नेफ्रॉन के टिब्यूल्स में देखने मिलती है, पीसीटी के अंदर इसमें माइक्रोवेलाई भी देखने मिलते हैं, पीसीटी बोले तो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के, और जबकि ब्लड वेसल की वॉल में और एल्वियोलाई की वॉल में आपको देखने मिलती है स्क्वामस इपिथेलियम जो डिफ्यूजन में हेल्प करती है। कॉलमनर इपिथेलियम आपको जो है कहां देखने मिलती है, स्टमक की और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में देखने मिलती है, और इसमें माइक्रोवेलाई पाए जाते हैं, ये भी सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। क्लियर, ठीक है, याद रखेंगे ना। चलिए फिर आते हैं सिलेटेड इपिथेलियम। सिलेटेड इपिथेलियम में, सिलिएटेड इपिथेलियम में क्यूबाइडल या कॉलमनर सेल हो सकती है के, सेल्स में भी क्यूबाइडल और कॉलमनर के, और इनमें खास बात ये होती है कि इनमें जो है वो फ्री सरफेस पर सीलिया होते हैं, जो बाहर तक की फ्री सरफेस होती है उसमें सीलिया देखने मिलते हैं हमको, और इनका फंक्शन होता है कि ये पार्टिकल्स को मूव करती है, म्यूकस को मूव करवाती है, बॉडी फ्लूइड को मूव करवाती है, ये इनका फंक्शन होता है, ठीक है। और ये कहां देखने मिलती है आपको, ये
फेलोपियन ट्यूब में देखने मिलती है, ट्रेकिया में, ब्रोंक्यूल्स में देखने मिलती है। ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल में वहां हमको ये देखने मिलती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा कि सिलेटेड एपिथेलियम जो है वो उसकी सेल्स, याद रखना एक एक छोटी छोटी बात भी एग्जाम में पूछी जाती है। सिलेटेड एपिथेलियम की सेल जो होती है वो कॉलमनर या क्यूबाइडल बेटा हो सकती है। इनमें फ्री सरफेस पे सीलिया पाए जाते हैं और ये सीलिया मूव करते हैं, ये चलने में हेल्प नहीं करते हैं, ये फ्लूइड को मूव करने में, म्यूकस को मूव कराने में, म्यूकस को हटाने में जो है रोल प्ले करते हैं वो। ठीक है, कहां देखने मिलती है आपको, ट्रेकिया में देखने मिलती है, ब्रोंक्यूल्स में देखने मिलती है, फेलोपियन ट्यूब में देखने मिलती है। ठीक है ना, क्लियर। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होती है बेसिकली ये ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीशन के लिए बनी होती है, ये कॉलमनर या क्यूबाइडल सेल्स होती है। याद रखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम में कभी भी स्क्वामस एपिथेलियम नहीं होती है। ये उल्टा क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर तुमसे उल्टा क्वेश्चन करेगा कि कौन सा एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड्स में नहीं होता है, तो स्क्वामस एपिथेलियम नहीं होता है, क्यूबाइडल या कॉलमनर सेल होती है। यहाँ पे के दो तरह की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। देखते हैं, देखो ये यूनिसेल देख रहे हो आप बेटा, गोबलेट सेल दिखाई पड़ रही है आपको, ये मल्टीसेल कंडीशन दिखाई पड़ रही है आपको। ठीक है, ठीक है। यूनिसेलुलर ग्लैंड जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल की गॉबलेट सेल होती है, म्यूकस को रिलीज करती है। मल्टीसेलुलर ग्लैंड क्या होती है, कोशिकाओं के गुच्छे से बने होती है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड के नाम बताओ, चलो होमवर्क दे रहा हूं मैं, कमेंट में जो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है उनके नाम बताइए। नाम बताइए कि कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में पाई जाती है। हमने ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर पढ़ा हुआ है बेटा। सलाइवरी ग्लैंड के नाम बताना, फटाफट आंसर मिलना चाहिए मुझे। कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाए ना तो 3 पैर होते हैं, मतलब कुल 6 ग्लैंड हो गई, तो 6 × 5 30 सिटअप्स लगाने। कितने? 30 सिटअप्स लगाने। और बेईमानी मत करना मुझसे, समझ गए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लैंड्स की 2 कैटेगरी होती है बेटा ऑन द बेस। अब देखो 2 प्रकार कि वो अपने सिक्रीशन को कैसे डाल रही है। एक तो वो ग्लैंड होती है जिसमें डक्ट होती है और दूसरी जिसमें डक्ट नहीं होती, जो सीधा ब्लड में डाल देती है, दैट पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एक होती है वो जो अपना सिक्रीशन ट्यूब के थ्रू कहीं छोड़ती है, तो एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनमें डक्ट पाई जाती है, दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होती है, ये म्यूकस को रिलीज करती है, सलाइवा को रिलीज करती है, ईयरवैक्स को रिलीज करती है, ऑयल, मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम को और अदर सेल प्रोडक्ट को रिलीज करती है एक्सोक्राइन ग्लैंड के। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्ट वाली ग्लैंड होती है, जो डक्ट के थ्रू सिक्रीशन को रिलीज करती है। ठीक है ना, ठीक है। चाहे वो हम मेमोरी ग्लैंड की बात करें, हम डाइजेस्टिव एंजाइम पैंक्रेटिक ग्लैंड्स की बात करें, पैंक्रेटिक सेल्स के एक्सोक्राइन की पार्ट की बात करें हम, ठीक है ना, चाहे हम जो है बात करें क्रिप्स ऑफ लिवर कोन की बात करें हम, तो वो सब किसमें एक्सोक्राइन के अंदर आता है। वो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, डक्टलेस होती है, इनके सिक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती है, इनके सिक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं और ये सीधे बॉडी फ्लूइड में या ब्लड में छोड़ती हैं, कोई डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। कि जैसे आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियास की बात की थी हमने, ठीक है, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं जो अपने सिक्रीशन सीधा ब्लड में छोड़ती हैं और इन सिक्रीशन को हम हार्मोन्स कहते हैं, पढ़ा हमने ऑलरेडी। देन कम टू दी कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम में एक से अधिक परतें होती, मल्टीलेयर्ड होती है और इनका लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। याद रखना बेटा, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा आता है। कैसे ये है वो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है ना बेटा, उसमें ये सेंटेंस आएगा आता है। ठीक है ना, इनका लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में और इनका मेन फंक्शन होता है ये आपको मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस के यानी कोई केमिकल के टच में आने से आपको सुरक्षा करती है इंटरनल बॉडी पार्ट की। बेसिकली हमारी स्किन है, ठीक है ना, जो अंदरूनी हिस्सों को बचा रही होती है। स्किन की बात करें, बक्कल कैविटी की मोस्ट सरफेस, फेरिंग्स की सरफेस, इनर लाइनिंग ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड के एंड पैंक्रियाटिक डक्ट के, वो सब हमें कंपाउंड एपिथेलियम देखने मिलती है। तो एग्जांपल याद रखेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम कहां देखने मिलती है, आपकी बक्कल कैविटी में जो नमी वाली सरफेस है, गाल के अंदर वाला हिस्सा, वहां देखने मिलती है। फेरिंग्स में देखने मिलती है। आपकी सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट है, डक्ट ऑफ रिविनस की बात करें हम, स्टेनसस डक्ट की बात करें, उनकी इनर लाइनिंग में देखने मिलती है। पैंक्रियाटिक डक्ट की में हमको ये देखने मिलती है हमको, ठीक है। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल, ठीक है। अब देखो बेटा, सभी एनिमल टिश्यू में क्या होता है,
कि आपको स्पेशलाइज्ड जंक्शन देखने मिलते हैं। एपिथेलियम सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए कुछ यूनिक टाइप के स्ट्रक्चर आपको देखने मिलते हैं आपको, तो सभी एनिमल टिश्यू के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शन देखने मिलते हैं जो कि वास्तव में इंडिविजुअल सेल्स के बीच में एक प्रकार से फंक्शनल और स्ट्रक्चरल लिंक को एस्टेब्लिश करते हैं। मतलब समझ लीजिए ये कुछ यूनिक चीजें होती हैं जो सेल्स को जोड़कर रखती हैं, उनके बीच या तो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है या उनके बीच कोई चीज आर पार ना निकले उसको रोकता है, वो रोकने के लिए भी होता है, कम्युनिकेट करने के लिए भी होता है। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया इनको हमने सेल जंक्शन को, टाइट जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन और गैप जंक्शंस के। टाइट जंक्शंस, एडहरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शंस, ठीक है ना, इनको 3 कैटेगरी में हमने बांटा के 3 प्रकार के सेल जंक्शन हमको देखने मिलते हैं। अब ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, पर थोड़ा पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया बेटा ये, और एनटीए के डेटाबेस में से क्वेश्चन प्रेजेंट है। तो ये देखो आप, टाइट जंक्शन, ये कुछ भी सेल के आर पार नहीं निकलने देते हैं, एंड ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि एक सेल दूसरी सेल को कोई केमिकल ना भेज पाए। क्या तो टाइट जंक्शन क्या करते हैं, ये एक प्रकार से हम कहते हैं कि ये ऑक्लूडेंस मतलब रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर आप क्या देख रहे हो, आप गैप जंक्शन देख रहे हो, आप एडहेरेंट जंक्शन देख रहे हो आपके। तो अब ये क्या काम करते हैं, चलो हम देखते हैं इसको। अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर तुम्हारे की नोट्स में बेटा लाइन नोट कर लो, ये पेन उठाओ, की नोट्स में नोट करना है। मैंने एनसीईआरटी में नहीं था इसलिए की नोट्स में अलग से मैंने डाला नहीं इसको। पेन उठाओ और की नोट्स में नोट कर लो इसको, या एनसीईआरटी में कॉर्नर में लिख लो बेटा। टाइट जंक्शन ये वे क्षेत्र होते हैं जहां पे 2 सेल बड़े मजबूती के साथ में आपस में जुड़ी होती हैं और ये मॉलिक्यूल के मूवमेंट को रोकते हैं, कि इसलिए इनको जोनुला ऑक्लूडेंस कहते हैं। ठीक है, इसलिए इनके लिए हम जोनुला ऑक्लूडेंस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। टाइट जंक्शन 2 सेल्स के बीच में वो रीजन होते हैं जो मजबूती के साथ जुड़े होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स के आर पार निकलने को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ऑक्लूजन करते हैं, रोकते हैं, इसलिए इनको ऐसा कहते हैं जोनुला ऑक्लूडेंस कहते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या करते हैं बेटा, ये सेल्स के बीच में आयनिक ट्रांसपोर्ट को आसान बनाते हैं। हमारी कार्डियक सेल्स में कई सारे गैप जंक्शन पाए जाते हैं, तभी तो कार्डियक सेल्स में होते हैं, मसल्स के अंदर होते हैं। तो गैप जंक्शन क्या करते हैं, वो आयनिक ट्रांसपोर्ट में बड़ा हेल्प करते हैं। तो गैप जंक्शन जो होते हैं बेसिकली इनेबलिंग सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर डायरेक्टली। ठीक है। फिर होते हैं डेस्मोसोम्स, इसमें भी 2 सेल आपस में कनेक्टेड रहती हैं इसमें, और यहां पर जो है वो बेसिकली जो कनेक्शन जो है वो सेल्स को मजबूती प्रदान करता है ताकि वो आसानी से एक दूसरे को साथ ना छोड़ दें, वो टूटकर अलग ना हो जाए। तो हम क्या बोलते हैं, ये जोड़कर रखने का काम करता है। यानी डेस्मोसोम क्या करता है, ये एडहरिंग जंक्शन है, ये मैकुला एडहेरेंस भी कहलाते हैं। तो मतलब जोड़कर रखते हैं, मतलब एक सेल को खींचोगे तो सेल आपस में टूट में अलग अलग नहीं होगी, तो मजबूती से जोड़कर रखने का काम करते हैं। जनरली स्किन में क्या होता है, सेल मजबूती के साथ जुड़ी होती, नहीं तो क्या होगा, हिस्सा में डैमेज कर जाएगा। ठीक है। तो ये एब्रेजन या खिंचाव को सहने की क्षमता प्रदान करते हैं डेस्मोसोम्स। ठीक है, मैकुला एडहेरेंस भी कहते हैं। तो ये जो अल्टरनेटिव नाम है ना बेटा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैकुला एडहेरेंस डेस्मोसोम्स है, जोनुला ऑक्लूडेंस टाइट जंक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। एडहरिंग जंक्शन जो होते हैं वो सेल्स को जोड़कर रखने का काम करते हैं। गैप जंक्शन सेल्स के बीच में जो है कम्युनिकेशन करते हैं ये। ठीक है ना, और ये आयनिक ट्रांसफर, स्मॉल मॉलिक्यूल के ट्रांसफर में रोल प्ले करते हैं ये। ठीक है ना, याद रखेंगे हम। फिर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू। अब कई लोग क्या करते हैं, मसल से कंफ्यूज कर जाते हैं। भैया मस्कुलर टिश्यू जो है वो भले ही वेट वाइज अधिक हो बॉडी में, परंतु मोस्ट एबंडेंट का मतलब बॉडी में सब जगह मिलने वाला, बॉडी में सब जगह मिलने वाला, हर जगह पहुंचने वाला, तो ये अलग है। बॉडी मास से कैलकुलेट मत कीजिएगा इसको, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, कई बुक्स में गलत दे रखा है। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट मस्कुलर टिश्यू नहीं है, मोस्ट एबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू होता है, साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, ये इसका काम क्या होता है, ये बॉडी के टिश्यूज ऑर्गन को जो आपस में जोड़कर रखने का, कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है ना, और ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेके स्पेशलाइज्ड टाइप का हो सकता है। इसमें कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू, ब्लड सब इसके अंदर शामिल है। मतलब जो मसल नहीं है, जो नर्व नहीं है, जो मसल्स नहीं है, जो नर्व नहीं है और जो एपिथेलियम नहीं है, वो सब कनेक्टिव टिश्यू है, वो सब कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, देखिए हम देख रहे हैं ये लूज कनेक्टिव टिश्यू देख रहे हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है इसमें। ठीक है, यानी ये लूज होता है। ठीक है, इसमें आपको कोलेजन फाइबर देखने मिलेंगे, आपको
आपको इसमें मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट देखने मिलेगा, आपको मास्ट सेल, ये सब कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, नंबर 1 हम पहले नंबर पे एरियोलर टिश्यू देख रहे हैं। तो एरियोलर टिश्यू जो है हमारी स्किन के ठीक नीचे, हमारी स्किन के ठीक नीचे हमको देखने मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, उसमें हमको कोलेजन फाइबर दिखाई पड़ रहे हैं, और कोलेजन फाइबर सबसे एनिमल किंगडम में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जो है वो कोलेजन प्रोटीन है। ठीक है, कोलेजन फाइबर सबसे एबंडेंट होते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद आप एडिपोस टिश्यू देख रहा हो, जो फैट को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, ये भी स्किन के नीचे होता है, फैट को स्टोर करने का काम करता है। फिर आप क्या देख रहे हो, आप रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू को देख रहे हो, आप डेंस रेगुलर और डेंस, एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू थे, अब एक डेंस होते हैं। आप डेंस कनेक्टिव टिश्यू को देख रहे हो बेटा, आप तो आप क्या देखो, इसमें भी आपको कोलेजन फाइबर दिखाई पड़ रहे हैं आपको। ठीक है, डेंस रेगुलर देख रहे हो और डेंस इरेगुलर देख रहे हो आप। ठीक है, फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आते हैं, आपके कार्टिलेज आता है, बोन आता है और ब्लड। तो कार्टिलेज, बोन और ब्लड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। ठीक है ना, आप देखो बोन में आपको बकायदा जो है वो एक बेहतर अरेंजमेंट दिखाई पड़ता है, हेबरसन कैनाल दिखाई पड़ती है, जो मेमेलियन बोन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। आगे बात करते हैं। ठीक है, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू दिस सेल सीक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन, जो कोलेजन फाइबर होगा या इलास्टिन फाइबर होगा। याद रखिएगा, ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड सेल्स या ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो फाइबर को सीक्रेट नहीं करता है, अदरवाइज कनेक्टिव टिश्यू की सभी सेल फाइबर को सीक्रेट करती है। ये फाइबर स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को। ठीक है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, जो तरल प्रकृति का होता है, ये फाइबर को सीक्रेट नहीं करता है। ये एनटीए नीट का 2022 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये कनेक्टिव टिश्यू की सेल जो होती हैं वो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड को भी रिलीज करती हैं, और ये सेल्स के बीच में जमा होता है, इसे मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल होती है वो फाइबर सीक्रेट करती है, वो फाइबर होते हैं कोलेजन और इलास्टिन। उस फाइबर के अलावा ये एक मैट्रिक्स, एक पॉलीसेकेराइड भी रिलीज करती है, जो कि मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस कहलाता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू भी 3 तरह के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिएगा। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जैसे देखा था हमने क्या, एरियोलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू और होते हैं बेटा क्या होते हैं, दूसरे होते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें सेल्स और फाइबर लूजली अरेंज होते हैं, और ये सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में होते हैं। ठीक है, मतलब बड़े कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में होते हैं। ठीक है, एरियोलर टिश्यू जो होता है वो स्किन के ठीक नीचे पाया जाता है, एरियोलर टिश्यू स्किन के नीचे पाया जाता है बेटा, और ये एक प्रकार से इपिथेलियम के लिए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क का काम करता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल होती हैं जो फाइबर को प्रोड्यूस करती हैं, सीक्रेट करती हैं, मैक्रोफेज होती है, मास्ट सेल होती है। इंपॉर्टेंट है बेटा, एरियोलर टिश्यू इपिथेलियम के ठीक नीचे होता है, और इपिथेलियम को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल होती हैं जो फाइबर को रिलीज करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और इसके बाद में मैक्रोफेज और मास्ट सेल्स होती है। ठीक है, एडिपोस टिश्यू जो है वो दूसरे प्रकार का लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी स्किन के नीचे होता है, और ये फैट को स्टोर करता है। जो हम मोटे खाते हैं, जिससे मैं हो गया हूं। ठीक है, पहले नहीं इतना मोटा नहीं था, ये लॉकडाउन कोविड के बाद और ज्यादा हो गया, पहले थोड़ा कम था तो मतलब मैं आपको बता दूं, मोटापे के बारे में मेरे को एक बात याद आई कि मैं जब कॉलेज में था ना, जब फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में था, अरे तुम्हारी उम्र का रहूंगा तब, तुमसे थोड़ा सा एक आध दो मेरी उम्र, अब चलो अपनी उम्र बताता हूँ। कॉलेज में के समय में जो समय था, मैं 17-18 ईयर का, 17 साल का रहूंगा, 17 साल 18 साल में मैं सिलेक्ट हो गया था, 18 साल में। ठीक है, 18 ईयर का कॉलेज में रहूंगा, तब मेरी कमर थी 28, वजन था 48 केजी, एकदम सिंगल फ्रेम, कि जोर की हवा, कभी गर्मी के दिनों में लू चलती थी ना, तो एक आध खंबा अम्बा पकड़ लिया करते थे भैया, ऐसा ना कि हवा उड़ा के ले जाए, के हवा के झोंके जैसा उड़ता चला जाए आदमी। ठीक है, बाल बड़े बड़े थे, ऐसे बाल रखते थे बीच में से, ऐसे बड़े बड़े बाल थे, ऐसे लंबे लंबे बाल रखते थे, अरे साइड से रखते थे पर लंबे लंबे बाल रखा करते थे। कॉल उस समय एक दौर आता है जिंदगी में जब तुम बाल बड़े रखने लगते हो। उसके पहले तो जब स्कूल में थे ना, जब पीएमटी की तैयारी कर रहे थे, मेडिकल एंट्रेंस की, तब ब्रह्मी आंवला केस लगा के मुंह पकड़ के कंघी करने चले जाते थे। बचपन में मम्मी करती ना मुंह पकड़ के कंघी, तो वो वैसे थे। लेकिन जब कॉलेज पहुंचे तो फिर सबको लगती थोड़ी थोड़ी हवा, तो ठीक है अपने ने बाल बाल बड़े। लेकिन ये कभी देखा नहीं गौर से कि भाई उन बालों के नीचे जो है, जो पेंसिल जैसा दिखाई पड़ रहा है, इसमें आप खूब सारे बाल लगा दो उसमें, और आदमी सिंगल फ्रेम का, कैसा दिखता होगा। उस जमाने के कभी फोटो देखता हूं तो ऐसा लगता है कि हे भगवान,
ऐसे दिखते थे और स्टाइल भी मारा करते थे। हे भगवान। खैर, पुराने जमाने की बात है ना। तब उस जमाने में हमने, है ना, वो अपना बॉडी वेट बढ़ाने के लिए किसी ने कहा जिम ज्वाइन कर लो, जिम ज्वाइन कर लिया। किसी ने कहा कि खूब खाना खाओ, खूब खाना भी खाया। टिफिन वाले से बोला भैया 2 रोटी एक्स्ट्रा लाया कर, वो भी खाएंगे। फिर किसी ने बोला कि स्वास्थ्यवर्धक कैप्सूल खाओ, वो एक स्वास्थ्यवर्धक कैप्सूल आया करते थे, वो भी खाए। किसी ने कहा डाबर रेस्टोरा पियो, वो भी। झंडू पंचारिस्ट पियो, वो भी पिया। 10 तरह की, कुछ भी नहीं हुआ। 1 ग्राम वजन आगे पीछे नहीं हुआ। जैसे तैसे थोड़ा फाइनल ईयर तक आए तो थोड़ा सा, मतलब हाँ, ऐसा लगा कि भाई वजन 55-60 किलो वजन हो गया, 55-56 किलो वजन हो गया, है ना, मतलब ठीक है। हद तो ये थी कि जब जीन्स लेने जाओ, उस जमाने की बात बता रहा हूँ, 98-99, जीन्स लेने बाजार जाओ तो बोलता था भाई कि गर्ल्स के जीन्स आते हैं, आप ट्राई करके देख लो, हम उसका डिजाइन निकाल देंगे, ये पिंक पिंक जो बना वो निकाल देंगे। हमने कहा यार हद है, मतलब ये तो वो जमाना डिफरेंट था। अभी तो सब साइज अवेलेबल है। तो खैर, तो उसके बाद जाने क्या हुआ जिंदगी में। एमबीबीएस कर लिया, टिंग 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 टिंग, 70, 75, 80। अब दौड़ रहे हैं जिम में जाके कि भैया थोड़ा कम हो जाए। ये नहीं खाता, ककड़ी खाता खाने के पहले, गाजर खाता खाने के पहले, ये खाऊंगा तो कैलोरी, ये खाऊंगा कैलोरी, ये खाऊंगा कैलोरी। पहले ढूंढता था मैं किधर है कैलोरी, कॉलेज टाइम में किधर है कैलोरी। जिंदगी ऐसी होती भाई, ठीक है। अरे लौट के आते हैं अपने एडिपोस टिश्यू पे, अपने एडिपोस टिश्यू पे लौट के आते हैं। तो वो नीचे समझ गए ना, है कि नहीं तुम्हारे पास एडिपोस टिश्यू? नहीं है, होगा थोड़ा बहुत तो सुनते हैं ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि स्किन के नीचे दूसरे प्रकार का लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये एडिपोस टिश्यू कहता है, फैट को स्टोर करता है बेटा, ठीक है ना। फिर आते हैं डेंस कनेक्टिव। तो देखो बेटा, एरियलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू भूलना नहीं, यही याद करो। मेरी क्लास में याद करते चलो, मेरी क्लास में तुम याद करते चलो। एडिपोस टिश्यू और एरियलर टिश्यू क्या है बेटा? लूज कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, क्लियर। फिर आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे। कॉम्पैक्टली अरेंज फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं इसमें, हाई डेंसिटी में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। फाइबर्स का ओरिएंटेशन के कारण हमको 2 पैटर्न में डालते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट या इरेगुलर अरेंजमेंट, ठीक ना। तो देखो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, लेकिन इनमें फाइबर्स और फाइब्रोप्लास्ट का अरेंजमेंट होता है, और ये अरेंजमेंट में जो फाइबर का जो ओरिएंटेशन है वो रेगुलर है या इरेगुलर है, उसके आधार पर 2 तरह के होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? कोलेजन फाइबर अपने आप को रो में अरेंज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें कोलेजन फाइबर रो में अपने आप को अरेंज करते हैं, पैरेलल बंडल के रूप में अरेंज होते हैं। टेंडन जो कि स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ते हैं, भूलना नहीं है, क्लास में याद रखना है। टेंडन स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ते हैं, और लिगामेंट जो है एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं, ठीक है। तो टेंडन और लिगामेंट दोनों के दोनों डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। फिर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट फाइबर, ठीक है, मोस्टली जो है ये इसमें कोलेजन फाइबर होता है, लेकिन ये डिफरेंटली अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, और ये स्किन के नीचे हमको देखने मिलता है आपको, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी स्किन के नीचे देखने मिलता है, और इसमें फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर का जो है वो डिफरेंटली या रैंडम अरेंजमेंट होता है। फिर कार्टिलेज, बोन और ब्लड की बात करते हैं तो ये क्या, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बेटा, ठीक है। कार्टिलेज जो होते हैं इनमें इंटरसेलुलर मटेरियल जो होता है वो सॉलिड होता है, प्लेबल सॉफ्ट होता है पर सॉलिड होता है, ठीक है, यानी प्लेबल मुड़ सकने वाला होता है और सॉफ्ट होता है। ये कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, ये कंप्रेशन को रोकते हैं ये, और इनको बनाने वाली सेल होती है कॉन्ड्रोसाइट सेल होती है, और जो कि स्मॉल कैविटीज के अंदर पाई जाती है, और यही कार्टिलेज को बनाने वाली सेल कॉन्ड्रोसाइट सेल होती है, स्मॉल कैविटी में पाई जाती है, आसपास ये मैट्रिक्स को सीक्रेट करती है, सीक्रेट बाय विद इन मैट्रिक्स सीक्रेटेड बाय देम, के ये सीक्रेट मैट्रिक्स को सीक्रेट करती है, ठीक है ना। कार्टिलेज कहां देखने मिलता है आपको नोज की टिप पे, ये देखो ये हिला पा रहे हैं नोज की टिप पे, ठीक है। आउटर ईयर जॉइंट में देखने मिलता है हमको, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम में याद है ना आपको कि हमने कहा था कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, यानी वर्टिबल कॉलम में कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, तो कार्टिलेज प्रेजेंट है के लिम्स में, हैंड में के देखने मिलता है हमको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बोन्स क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। नॉन प्लेएबल ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब ये हार्ड होता है, इस सब्सटेंस को ना तो हम जो है मोड़ सकते हैं, ना ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, मजबूत होता है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में कैल्शियम, सॉल्ट और कोलेजन फाइबर इसके अंदर अपने आप को अरेंज करते हैं। ये बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और मेन टिश्यू होता है ये जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है ना। हमने पढ़ा था अपेंडिकुलर स्केलेटल, हमने पढ़ा था एक्सल स्केलेटल, हमने पढ़ा था कि एक्सल स्केलेटल में क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटल में क्या होता है, पढ़ा था हमने सारा, ठीक है ना। बोन सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं सॉफ्टवेयर टिश्यूज को, ठीक है, जैसे कि रिब केज है, हमारा रिब केज जो है वो हमारे लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। बोन की सेल को ऑस्टियोसाइट सेल बोलते हैं, ये जिस जगह पर पाई जाती है उनको लेक्यूना बोलते हैं। बोन की सेल को हम ऑस्टियोसाइट सेल बोलते हैं, जिस जगह पर पाई जाती है उसे लेक्यूना बोलते हैं। बोन्स के अंदर, मैमेलियन बोन्स के अंदर आपको हेवर्सन कैनाल देखने मिलती है। हेवर्सन कैनाल जो है वो जगह होती है जहां पे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई प्रेजेंट रहती है, ठीक है, याद रखना इसको, एनसीईआरटी में नहीं पर याद रखना। लिम्ब बोन, हाथ पैरों की हड्डियों की बात करें, ये हमारे लेग्स में से की लॉन्ग बोन होती है। फीमर की बात की जाए, टीबिया फिबुला की बात की जाए, ये वेट बेरिंग, शरीर का वजन बर्दाश्त करने में हेल्प करती है। देखो हमारे अंदर लोअर लिम्ब की बात करें, लेकिन जो दूसरे एनिमल है वो चारों पैरों पर चलते हैं, उनमें अपर लिम्ब भी वेट बेयर करते हैं, ठीक है, और ये स्केलेटल मसल से इंटरेक्ट करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे में पैर होते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं बेटा, ठीक है, बाकी एनिमल में हाथ में अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब दोनों काम करते हैं उसमें, ठीक है। इन बोन के बोन मेरो में जो है वो आरबीसी बनाने की कैपेसिटी, इनमें बोन मेरो सेल्स पाई जाती है। रेड बोन मेरो जो है वो ब्लड को बनाती है, ठीक है। ब्लड जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, ठीक है, मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है। अब आपको बताना, ठीक है, होमवर्क बताइए, विच डब्ल्यूबीसी इज मोस्ट कॉमन इन द ब्लड? ब्लड में सबसे कॉमन कौन सा डब्ल्यूबीसी होता है? कौन सा व्हाइट ब्लड कैप्सूल जो है ब्लड में सबसे कॉमन होता है? किन डब्ल्यूबीसी को हम ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, किसको ए ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं? किसको हम ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, किसको ए ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं? ये तुम कमेंट में आंसर करोगे, समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब बात करते हैं मसल टिश्यू की, जो हाल ही में पढ़ा हमने, ठीक है। मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन ए पैरेलल अरे। अब ये फाइबर क्या है बेटा? मायोफिब्रिल है। किससे बने होते हैं? एक्टिन मायोसिन से बने होते हैं। मसल्स के टाइप पढ़े थे हमने, स्मूथ मसल, हमने स्केलेटल मसल, और हमने कहा था कार्डियक मसल, याद है, ठीक है। ये फाइबर बारीक बारीक कई सारे फाइन फाइबर से बने होते हैं, जिन्हें मायोफिब्रिल कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में हेल्प करते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। याद है हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को पढ़ा था, हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात की थी। हमने कहा था कि जो है वास्तव में जो है वो मायोसिन एक्टिन के साथ में क्या करता है, वो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करता है और अंदर की तरफ खींच देता है, एच जोन सिकुड़ जाता है और दोनों जेड लाइन पास पास में आती है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? अब जेड लाइन क्या होती है तुम बताओगे, सार्कोमियर क्या होता है तुम बताओगे, एच जोन क्या होता है तुम बताओगे, ठीक है, एम जोन क्या होता है तुम बताओगे, ठीक है। क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन में जो है वो मायोसिन का कौन सा भाग रोल प्ले करता है ये तुम बताओगे। एक्टिन फिलामेंट में ट्रोपोनिन का क्या काम होता है ये तुम बताओगे। ट्रोपोमायोसिन के कितने फिलामेंट देखने मिलते हैं आपको ये तुम बताओगे। एक्टिन में कि कितने फिलामेंट से मिलकर एक एक्टिन तंतु बना होता है ये भी तुम बताओगे। बहुत सारा तुम बताओगे क्योंकि पढ़ा दिया मैंने अपने तरफ से, तुमको याद रखना है ये सब, समझ गए, तुमको याद रखना है बेटा सब ये, ठीक है। कीपीमाइसियम क्या होता है, पेरीमाइसियम क्या होता है, एंडोमाइसियम क्या होता है, फेशिया क्या होता है, तुमको याद रखना है सब, ठीक। फिर तुमको याद रखना है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, याद है कि नहीं। सार्कोप्लाज्म क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कौन याद रखेगा ये, तुम याद रखोगे। कैल्शियम आयन की क्या भूमिका होती है, कौन याद रखेगा ये, तुम याद रखोगे, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया पिछली क्लास में। लोकोमोशन मूवमेंट के अंदर कवर किया हुआ हमने इसको, किया है कि नहीं किया बताओ, ईमानदारी से बताओ। याद रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तुम खुद सोचो, एग्जाम कौन देने वाला है बताओ, तुम देने वाले हो ना, तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, मसल्स तीन तरह की, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल के। स्केलेटल मसल जो होती है उसमें स्केलेटल बोन से जुड़ी होती है, जैसे कि बाइसेप्स की मसल की बात करें हम, बाइसेप्स की बात करें, ट्राइसेप की बात करें हम, ठीक है ना। फेशिया एक जो है कनेक्टिव टिश्यू का शीट होता है जो कई सारे मसल बंडल को फेसिकुलाई बोलते हैं ना, उन्हें घेर रहा होता है। फेशिया देखो यहाँ पे फिर से आ गया है ना, वहां भी बात किया था फेशिया का हमने, ठीक है। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है जो कई सारे मसल बंडल्स को घेरता है और ये मसल बंडल्स को फेसिकुलाई बोलते हैं, है ना। फिर स्मूथ मसल फाइबर दोनों सिरों पर जो है वो
टैपर या नुकीले ऐसे होते हैं, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल नहीं होते। सिलेंड्रिकल क्या होता है बेटा? सिलेंड्रिकल होता है आपका स्केलेटल मसल, ठीक है। जो स्ट्रेट मसल है वो सिलेंड्रिकल दिखाई पड़ते हैं आपको, ठीक है। कार्डियक मसल भी सिलेंड्रिकल दिखाई पड़ते हैं आपको, जुड़े हुए सिलेंडर्स, ठीक है। यहां पे आपको जो है वो टेपरिंग एंड में ऐसा दिखाई पड़ेगा। फ्यूजिफॉर्म का मतलब होता है दोनों सिरे नुकीले से होते हैं, इसमें आपको लंबी लंबी पट्टियां नहीं दिखाई पड़ेंगी। किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, उसने कहा सर स्मूथ मसल में स्ट्रिएशंस नहीं है तो क्या उसमें एक्टिन मायोसिन नहीं है? देखो बेटा, उसमें एक्टिन मायोसिन नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? एक्टिन मायोसिन प्रेजेंट है उसके अंदर, लेकिन वो वैसे अरेंज नहीं है, उसका अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए हमको पट्टियां दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है। सेल जंक्शंस इनको आपस में होल्ड करने में हेल्प करते हैं और ये एक साथ बंडल मारते हैं कनेक्टिव, इन्हें कनेक्टिव टिश्यू शीट के, इन्हें कनेक्टिव टिश्यू शीट इन्हें घेरती है और ये बंडल मारते हैं और स्मूथ मसल के फाइबर सेल आपस में जंक्शंस के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। दी वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि हमने कहा ब्लड वेसल की वॉल हुई, स्टमक की वॉल हुई, इंटेस्टाइन की वॉल हुई, यहां पर हमको ये देखने मिलती है और ये इनवॉलेंट्री होती है, हमारी मर्जी के बगैर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इनको आपकी मर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, आप अपनी मर्जी से इन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए ये स्केलेटल मसल देख रहे हैं आप, ठीक है ना। फिर ये आप स्मूथ मसल विथ टेपरिंग एंड देख रहे हैं, न्यूक्लियस सिरा इसमें, और ये आप कार्डियक मसल देख रहे हैं। देखने में ये स्ट्रेट मसल के समान है, लेकिन फंक्शनिंग में ये स्मूथ मसल के समान होती है। कार्डियक मसल की खास बात ये होती है कि इनमें आपको जो है इंटरकैलेटेड डिस्क देखने मिलती है। ये क्या? ये है इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, आईसीडी, इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, जो जंक्शंस होते हैं बेसिकली सेल के बीच में, ठीक है, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है, केवल हार्ट में देखने मिलता है। सेल जंक्शंस जो है वो मेम्ब्रेन में फ्यूज करते हैं यहाँ पे और जो है आपस में जुड़ने में हेल्प करते हैं, इन्हें कम्युनिकेशन जंक्शंस बोलते हैं, हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इंटरकैलेटेड डिस्क का मिलना कार्डियक मसल की कैरेक्टरिस्टिक है। इंटरकैलेटेड डिस्क का मिलना कार्डियक मसल की कैरेक्टरिस्टिक है। इंटरकैलेटेड डिस्क का पाया जाना कार्डियक मसल की कैरेक्टरिस्टिक होता है और इससे फायदा ये होता है कि मसल में झट से कम्युनिकेशन हो पाता है, तो वो एक बार में उस पूरे हार्ट मसल को, हार्ट को पता चल जाता है कि कहां मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन फास्ट होता है, पूरा हार्ट एक यूनिट के रूप में काम करता है। अब ये बात की कार्डियक मसल, बस इतना ही लिखा है इसमें। एनसीईआरटी में मसल्स के बारे में इतना लिखा, क्योंकि मसल्स के बारे में डिटेल में ऑलरेडी हम लोकोमोशन मूवमेंट में पढ़ चुके थे, ठीक है ना बेटा। सार्कोलेमा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक्शन पोटेंशियल का बनना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका, ट्रोपोनिन का हटना, वहां पे क्रॉस ब्रिज का बनना, एटीपी जुड़ेगा, क्रॉस ब्रिज ब्रेक कर जाएगा, एटीपी का यूज होगा, उससे एनर्जी निकलेगी तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगा, सब पढ़ा हमने, है ना। हमने मायोसिन, मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन, वो सब भी देखा हुआ है हमने, है ना बेटा। तो रिवाइज कर लो उसको एक बार जाके, है ना, लोकोमोशन मूवमेंट के नोट्स को एक बार जाके बेटा रिवाइज कर लो, ठीक है ना। जैसा मैं कहता हूं ना, मेरी बात एज ए पेरेंट, गार्जियन समझ लो, पेरेंट समझ लो, टीचर समझ लो, मेंटर समझ लो, पर बेटा ये मान लो कि मुझे मालूम, इसलिए उसके अनुसार काम करो, ठीक है ना बच्चे, है ना। देखो, है ना, तुम्हारी सक्सेस सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी नहीं है, वो मेरी भी है बेटा, ठीक है। मैं यहां जो मेहनत कर रहा हूं, पूरी बायोमेंटर्स की टीम मेहनत कर रही है रिजल्ट के लिए बेटा, ठीक है ना। हम रिजल्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। हम हैं, अस्तित्व में हैं, हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों का रिजल्ट हमको चाहिए, हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं बेटा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ईमानदारी से पढ़ लो, कुछ 2 महीने की बात है बेटा, प्लीज बेटा ईमानदारी से पढ़ लो, अपना करियर बना लो, सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। तुम मुझको मत पूछना, नमस्कार भी मत करना, कभी तुम मुझे मैसेज मत करना, बस तुम सिलेक्ट हो जाओगे ना, यही हमारी अचीवमेंट है, जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, वही मिशन लेके चल रहे हैं हम, ठीक है ना। मुझे मालूम है तुम मुझे बुरा भला बोल सकते हो, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। मुझे मालूम है, साथ आओगे मेरे साथ में, अरे मेरी अपनी फौज है यार, अपनी आर्मी है मेरी अपनी, वो है, वो कमांडो कौन है, वो तुम हो। मेहनत करो, पढ़ो अच्छे से बेटा, ठीक है। चलो रिवाइज करना क्या, लोकोमोशन मूवमेंट में मसल जाके मैंने कहा ना अभी, ठीक है। अब आते हैं न्यूरल टिश्यू पर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अब न्यूरॉन्स में देखा था हमने डेंड्रॉइड, साइटो जो है वो हमने कहा देखा था सेल बॉडी, फिर हमने देखा था एक्सॉन, फिर हमने देखा था यूनिपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है ना, याद है आपको, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन कहां देखने मिलते हैं, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, देखिए कौन आंसर करता है। बाइपोलर न्यूरॉन कौन देखने, कहां देखने मिलता है, ठीक है।
फिर हमने देखा था तो न्यूरॉन यूनिट होते हैं न्यूरल सिस्टम की एक्साइटेबल सेल होती है नर्व इंपल्स। अब नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है वो भी देखा था हमने कि जहां पर भी जो है वो स्टिमुलस रिसीव होता है वहां पर जो है मेम्ब्रेन डीपोलराइज मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज मेम्ब्रेन डीपोलराइज आती है, बाहर का प्लस चार्ज अंदर आ जाता है, कैसे इलेक्ट्रिक करंट बनता है ये सब हम पिछली क्लास में पढ़े थे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे हम, ठीक है। तो ऐसे एक्साइटेबल सेल होती है और वही एक्शन पोटेंशियल को नर्व इंपल्स कहते हैं। सिनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, कि एक न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आया अगले न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दे रहा है। दो तरह के सिनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। सिनेप्स के इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बॉडी में रेयर होते हैं, केमिकल सिनेप्स में बीच में एक गैप होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है, जो न्यूरॉन होता है, डेंड्राइट के जो सिनेप्टिक नॉब होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर कहां होते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में होते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताओ? पढ़ा है ना हमने, ठीक है। अब आते हैं न्यूरोग्लियल सेल पे। ये हमारे नर्वस सिस्टम को में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके मेंटेनेंस का काम करती है। ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती है, उनको डैमेज से बचाती है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उनकी सुरक्षा करती है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे न्यूरल टिश्यू में आधे से अधिक सेल एक प्रकार से न्यूरोग्लियल सेल होती है जो सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। ये देखो आपको एनसीईआरटी का इमेज है, आप न्यूरल टिश्यू देख रहे हो, उसमें न्यूरॉन देख रहे हो और न्यूरॉन के पास में आपको दिखाई पड़ रहा है न्यूरोग्लिया सेल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। देखिएगा ये इमेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इमेज है पर ब्लैक एंड व्हाइट बन के आएगी तो समझने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसका मैंने आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही प्रोवाइड किया हुआ है कीनोट्स में, ठीक है। कीनोट्स में जो आपको इमेजेस मिल रही है वो ब्लैक एंड व्हाइट जानबूझकर मिल रही है बेटा, ताकि आपको एग्जाम में समझ में आ जाए कि इमेज कैसी दिखती है, ठीक है। देखो ये स्वान सेल याद है आपको, हमने माइलिनेटेड नर्व की बात की थी, हमने नॉन माइलिनेटेड नर्व की बात की थी, हमने कहा था कि माइलिनेटेड नर्व में जो है वो स्वान सेल लपेट लेती है अपने आप को और वो एक माइलिन शीथ को बनाती है। दो माइलिन शीथ के बीच में गैप होता है, नोड्स ऑफ रेनिबियर कहते हैं। फिर मैंने कहा था आपसे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में स्वान सेल तो मिलती है आपको लेकिन वो शीथ को नहीं बनाती है, तो जो स्वान सेल है वो न्यूरोग्लियल सेल है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल न्यूरोग्लियल सेल है, ठीक है। माइक्रोग्लिया न्यूरोग्लियल सेल, ये सब न्यूरोग्लियल सेल प्रेजेंट है आपको, ठीक है। ये दीज ऑल आर दी न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। चलिए अब ये तो बात हो गई चार तरह के टिश्यू की। टिश्यूज के मिलने पर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के मिलने पर ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब ऑर्गन सिस्टम का क्या रोल होता है? मैंने आपसे कहा कि देखो बेटा सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप एनिमल किंगडम में आगे बढ़ते हो वैसे वैसे बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगता है, यानी सेलुलर ग्रेड से टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम। और वैसे वैसे जो है जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है वैसे वैसे इफिशियंसी बढ़ जाती है, मोर इफिशिएंट सिस्टम जो है वो बन जाता है, मोर इफिशिएंट सिस्टम वहां पर बन जाता है, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organism, ठीक है। each organ in our body is made up of one or more type of tissue, okay? Our heart consists of all four type of tissues, epithelial tissue, connective tissue and muscular tissue and न्यूरॉन के। देखो सिंपल सी बात है कि जो ऑर्गन सिस्टम है ये मोर इफिशिएंट होता है बेटा, ठीक है। हमारे हर ऑर्गन के पास में एक या एक से अधिक प्रकार के टिश्यू होते हैं, कुल मिलाकर चार तरह के टिश्यू होते हैं। जैसे हम अपने हार्ट की बात करें, एपिथेलियम टिश्यू भी प्रेजेंट होगा उसमें, कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, मस्कुलर टिश्यू भी होगा, न्यूरल टिश्यू भी होगा उसमें, ठीक है। इवोल्यूशन का ये ट्रेंड है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं दे बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर इफिशिएंट, और उस इफिशिएंसी के लिए ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमने कहा नेमाटोडा हुआ, फिर एनिलिडा हुआ, फिर आर्थ्रोपोडा हुआ, मोलास्का हुआ, इकाइनोडर्मेटा हुआ, हेमिकॉर्डेटा की बात करें, जैसे हम बात करते हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बॉडी का बढ़ता चला जाता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? जब हम किसी जीव को बाहर से देखते हैं, किसी भी एनिमल को के बाहरी रूप को देखते हैं हम, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखते हैं, उसे मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में फर्क है। एनाटॉमी में हम इंटरनल टिश्यू को देखते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन को देखते हैं, एक एनिमल के इंटरनल ऑर्गन को जब देखते हैं वो भी मॉर्फोलॉजी का एक टाइप है, पर हम ऐसा बोलते हैं कि दिस इज दी मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द एनिमल, के एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन के शेप को समझना, उनको देखना, वो एनाटॉमी में आता है, ठीक है। तो आज एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी डिफरेंट साइंस है। मॉर्फोलॉजी में आप बाहरी रूप रंग को देखते हो, बाहरी रूप कैसा है एनिमल का वो देखते हो। इंटरनल ऑर्गन लिवर किस तरह का है, पेंक्रियास किस तरह का, वो एनाटॉमी में आता है। अब आप लिवर को भी काट कर देख रहे हो कि लिवर में सेल किस तरह की है, दैट इज दी हिस्टोलॉजी। वो क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। जब आप एनाटॉमी को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जब एनाटॉमी में आप माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तब आप क्या बोलते हैं? उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं उसको, ठीक है। ये अलग साइंस हो गया, खत्म।
पार्ट 1 यहां पे खत्म होता है। तो पार्ट 1 में हमने चारों तरह के टिश्यू देखे, और ये इतना आसान इसलिए रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी फिजियोलॉजी पढ़ते हुए आ रहे थे हम, ठीक है ना, नहीं तो समझने में दिक्कत, हमने ऑलरेडी फिजियोलॉजी पढ़ा, उसके बाद इसको देखा हमने, तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो। पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा मैं कॉकरोच, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉकरोच एंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म को हम शॉर्ट में थोड़ा देखेंगे, कॉकरोच को थोड़ा सा हम देखेंगे, जो पूछा गया उस लेवल पे देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसा नीट का पैटर्न है बेटा, उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करना। फ्रॉग में डिस्कस नहीं करूंगा आपसे मैं, ठीक है, क्योंकि वो उस पर रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की है। तो मेनली कॉकरोच एंड देन दी सम फीचर्स ऑफ द अर्थवर्म, उस पर हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में। अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में होगा, आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगा। अब आपके जो लेक्चर होंगे वो उसमें बेसिकली जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी वाला हिस्सा शुरू होगा, जो शेल मैडम लेंगी, ठीक है ना, क्लियर। चलो बेटा, है ना, मिलते हैं, मेरा नंबर आएगा, मैं फिर मिलने आऊंगा आपसे, ठीक है ना, ठीक है। तो मिलते रहेंगे, और जो है बेटा जमकर मेहनत करना, अच्छे से पढ़ना। और आपको बता दूं मैं कि आप बच्चों को लगता है सर कहां चले गए, मैडम आ गई सर, मैं डीपीएस आपका बनाता हूं, मैं खुद ही, मेरे गाइडेंस से मैं खुद ही बनवाता हूं उसको, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन, वो सारा कुछ जो है वो मेरे थ्रू ही होता है बेटा, ठीक है। तो मैं कहीं जाता नहीं हूं, बस दिखाई नहीं पड़ता आपको, ठीक है, पर काम आप ही के लिए कर रहा होता हूं। चलो ठीक है बेटा, तो मिलेंगे बेटा, जमकर पढ़ना। और सुनो, टेस्ट में क्वेश्चन गलत मत करना बेटा, जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के। क्या है यार, ऐसा थोड़ा तो हमारा इज्जत रखो ना यार, मेहनत करो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।